नमस्कार, मैं नितिन शर्मा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हम डे बाय डे आपको नए नए चैप्टर के बारे में समझा रहे हैं। पहले हमने जीएसटी के बारे में बताया था, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझाया था, उसके बाद हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसकी बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी थी। तो आज उसी चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्मिनोलॉजी, अनुबंध की शब्दावली के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर हो जाता है तो आप सारे प्रोविजन जो आपके 10वें चैप्टर में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ऑफर एक्सेप्टेंस के, वो सारे प्रोविजन आपको अच्छे से लर्न हो सकते हैं। परंतु इससे पहले हमें इन सभी शब्दावलियों को समझना जरूरी है। उससे पहले हम इनको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद करने का प्रयास करते हैं, परंतु हमें थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आती है समझने में। इसलिए आज हम एग्जाम्पल के बेस पे इनको याद करने की कोशिश करना, आप लोग इसको घर पे पढ़ना, ठीक है। सबसे पहला ठहराव, अनुबंध शब्दावली में सबसे पहला ठहराव। ठहराव क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं अब भी बताता हूं। ठहराव दो चीजों से मिलकर बनते हैं, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला दिया जाए तो ठहराव बन जाता है। ओके, जैसे किसी व्यक्ति ने, जैसे राम ने शाम को अपनी बाइक खरीदने के लिए ऑफर किया, तो यहाँ पर राम ऑफर कर रहा है और यदि उसका यस आंसर आता है तो शाम उसकी एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, ठहराव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, जब मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि राम ने बाइक को बेचना चाहता है, किसको, शाम को, इसलिए उसने बाइक को बेचने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है, किसको, शाम को। ओके, तो एक तरीके से प्रस्ताव क्या हुआ कि भाई हम सामने वाले पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो ये काम करे या ना करे, या उसकी सहमति हमें दे। ओके, तो ये प्रस्ताव होता है, ऑफर। उसके बाद एक वर्ड है, इसकी मतलब सेंटेंस, सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि सभी ठहराव में अनुबंध नहीं होता, या सभी ठहराव को हम किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अनुबंध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, परंतु ये भी सही है कि सभी अनुबंध में ठहराव होता ही होता है। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये क्या चीज है। तो मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ठहराव के 3 टाइप होते हैं। पहला सोशल एग्रीमेंट होता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है और कमर्शियल एग्रीमेंट होता है। तो हम केवल कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं उन्हें ही एनफोर्सेबल कर सकते हैं बाय लॉ। ओके, यदि कोई अदर एग्रीमेंट है, जैसे सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। अब ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट कौन सा होता है, जैसे कोई पारिवारिक ठहराव हो, किसी घर में माता पिता के बीच में कोई ठहराव हुआ हो, ठीक है, पति पत्नियों के बीच में कोई ठहराव होता है, ये सारे डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं। भाई भाई के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। ओके, और यदि सोशल एग्रीमेंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, यदि आपके घर में आप बैठे हो और आपका मित्र आता है और खेलने के लिए आपसे प्रस्ताव रखता है, तो ये क्या चीज है, ये सोशल एग्रीमेंट है। ओके, तो यहाँ पर याद रखना केवल कमर्शियल एग्रीमेंट है, इन्हें ही एनफोर्सेबल कराया जा सकता है बाय लॉ। ओके, अब आगे चलते हैं, वैध अनुबंध। इसको भी समझना कि ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में या 4-4 नंबर में पूछ सकता है। ओके, अब ये मत सोचना कि सर ये केवल एक पॉइंट को 4 नंबर में कैसे पूछेगा, नहीं, वो ये कह सकता है कि अनुबंध शब्दावलियों को स्पष्ट कीजिए और आपके सामने 2 या 4 ऐसी शब्दावली आपके सामने पेश करे कि आपको उनका एक्सप्लेन करना पड़े। ओके, तो याद रखना। नेक्स्ट, वैध अनुबंध। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो भाई अनुबंध क्या होता है। अनुबंध हमने बोला था कोई भी ठहराव, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, राज नियम को ऐड कर दिया। ओके, तो ये क्या बन गया, अनुबंध।
तो हम कह सकते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। यदि हम किसी ठहराव को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करा सकते हैं तो उसे अनुबंध कहते हैं, वैध अनुबंध कहते हैं। और वैध अनुबंध के लिए हमने कल एक चीज बताई थी कि भाई सारे फीचर होने चाहिए, दो या दो से अधिक पक्षकार का होना जरूरी है, ठहराव का होना जरूरी है, उन दोनों के बीच में उनका इंटेंशन होना चाहिए, क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप का। ओके, आगे बात करते हैं व्यर्थ अनुबंध। भाई ये क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा। अब यहाँ पर देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहले उस ठहराव को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय तो कराया गया था, बाद में क्या हुआ है वो व्यर्थ हुआ है, बाद में वो वॉइड हुआ है। तो ऐसे कह सकते हैं कि यह वैध अनुबंध जो पहले तो वैध था, बाद में किसी परिस्थिति के कारण क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ओके, आगे बात करते हैं व्यर्थ ठहराव। अब दोनों चीजों को समझना जरूरी है, पहले भी लास्ट 2018 में शायद आ चुके हैं व्यर्थ ठहराव वाला भी, परंतु इनमें अंतर क्या है कि व्यर्थ अनुबंध तो क्या है कि भाई कोई ठहराव है जो पहले अनुबंध बन चुका था, बाद में किसी परिस्थिति के कारण क्या हुआ है, ये वॉइड हुआ है। परंतु यहाँ पर व्यर्थ ठहराव में कितना अंतर है कि ऐसे ठहराव जिन्हें कानून द्वारा स्पष्ट रूप से क्या घोषित कर रखे हैं, व्यर्थ घोषित किए गए हुए हैं, ठीक है, तो वो व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कि सर ये व्यर्थ ठहराव कैसे घोषित कर दिए सरकार ने, क्या करा ऐसा? तो भाई याद रखना, यदि आप किसी भी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। आप किसी अनसाउंड माइंड व्यक्ति के साथ भी भाई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी क्या कहलाएगा, वॉइड होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसका बिल्कुल एक्सप्रेसली मना करा हुआ है। उसके बाद यदि आप कोई ऐसा पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, जो बिल्कुल अयोग्य घोषित है, तो वो भी आप व्यर्थ मानो, उसके साथ ठहराव भी आपका कैसा होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ओके, आगे बात करते हैं व्यर्थनीय अनुबंध, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये भाई, मतलब ये भी स्पष्ट है कि अनुबंध हो चुका है, मतलब ठहराव राजनियम में परिवर्तनीय हो भी गया है, फिर भी वो क्या कहला रहा है, व्यर्थनीय। अब इसमें ये मत लिख देना कि व्यर्थ अनुबंध का आंसर इसमें आप लिख दो, नहीं बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें लिखना है जब एक पक्षकार की इच्छा पर तो क्या है, वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ ठीक है, परंतु किसी अदर जो पक्षकार है, दूसरा सेकंड पार्टी है, उसके मन में नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो वो क्या कहलाएगा, व्यर्थ। एक एग्जाम्पल के बेस पे बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति को मैंने कार बेच दी, ओके, और वो कार मैंने जबरदस्ती उससे एक्सेप्टेंस ली, उससे धमकी देकर, ठीक है, और उसने दे भी दी, उसने मतलब पैसा भी दे दिया, सब कुछ हो गया, बाद में उसने क्या किया, केस कर दिया मुझ पर, और वो केस करने के बाद मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट किस में बदल गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया। ओके, तो व्यर्थनीय अनुबंध ये होते हैं। आगे बात करते हैं अपरिवर्तनीय अनुबंध। कौन से, अपरिवर्तनीय अनुबंध। अपरिवर्तनीय अनुबंध क्या होगा, ऐसे अनुबंध जो पहले तो वैध थे, बिल्कुल व्यर्थ अनुबंध जैसा है, पहले तो वैध थे पर किसी परिस्थिति के कारण नहीं, किसी तकनीकी कमी के कारण वो क्या हो गए, व्यर्थ हो गए, तो ऐसे अनुबंध क्या कहलाएंगे, अपरिवर्तनीय। बेटा यहाँ पर व्यर्थ में क्या है, अपरिवर्तनीय में क्या अंतर हुआ, व्यर्थ में क्या है, किसी परिस्थिति के कारण क्या हो रहा है, वो व्यर्थ घोषित हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हुआ, किसी तकनीकी कमी के कारण क्या हुआ, वो वॉइड हो गया। ओके, तो ये डिफरेंस याद रखना, एग्जाम में ये दोनों भी पूछ सकता है। ओके, ऐसा मत करना कि व्यर्थ अनुबंध का अपरिवर्तनीय में लिख दो, अपरिवर्तनीय का व्यर्थ में लिख दो। मैं अब भी कह रहा हूं आपसे, यदि आपने इन अनुबंध शब्दावलियों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको समझ लिया, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि 10वें चैप्टर में आपको ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी नहीं। यदि आपको पता होगा कि स्पष्ट अनुबंध क्या है, आपको पता होगा कि अनुचित प्रभाव क्या होता है, आपको पता होगा कपट क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड प्रोविजन होते हैं जिनको याद करने में बड़ी सरलता होती है। ऐसा नहीं है कि 10वें चैप्टर में भी हम कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन होंगे
उनको भी बोर्ड पे समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, परंतु अभी हम क्या करेंगे, अभी शब्दावलियों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्पष्ट अनुबंध। कौन सा अनुबंध? स्पष्ट अनुबंध। याद रखना बेटा, यदि कहीं भी स्पष्ट शब्द का प्रयोग हो रहा है अनुबंध के साथ, ठहराव के साथ, तो स्पष्ट का मतलब होता है एक्सप्रेस, मतलब वो अनुबंध रिटन या ऑरल के रूप में होगा, लिखित या मौखिक रूप में किया हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ऐसा अनुबंध जो लिखित या मौखिक रूप में किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्पष्ट अनुबंध कहलाता है। ओके, इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गर्भित अनुबंध, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बहुत बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, सर गर्भित होता क्या है, गर्भित अनुबंध क्या होता है। ठीक है, यदि हम अपनी किताब की लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है, नहीं तो नहीं भी आता है, परंतु मैं आपको बता देता हूं गर्भित अनुबंध के बारे में लिखा हुआ है किताब में कि यदि कोई अनुबंध किसी कार्य या आचरण के द्वारा प्रकट होता है, किसी कार्य आचरण के द्वारा प्रकट होता है, वो गर्भित अनुबंध कहलाता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ओके, अब गर्भित अनुबंध कैसे बन सकते हैं कि भाई दो पार्टी है, यदि दो पार्टी में मान लीजिए कि भाई कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के लिए अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य कर देता है, ठीक है, तो सेकंड पार्टी को जिसके लिए कार्य किया है उसको पैसा पे करना पड़ेगा, या जो भी है कंसिडरेशन उनके बीच में वो फॉलो करने पड़ेगी। ओके, आगे अर्ध अनुबंध, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्ध अनुबंध, मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ओके, अब मैं बता देता हूं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो अर्ध अनुबंध है, इसमें ना कोई ऑफर करने वाला है, ना कोई पार्टी ऐसी है जो एक्सेप्टेंस आपको देगी। ये तो क्या है, क्रिएटेड बाय लॉ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसके द्वारा थोपे जाते हैं, कानून के द्वारा थोपे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अर्ध अनुबंध कहलाते हैं। एक बार और बता देता हूं, ऐसे अनुबंध जिनमें ना कोई प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति है, ना जिसमें कोई एक्सेप्टेंस स्वीकृति देने वाला व्यक्ति है, वो तो कानून द्वारा क्या किए जाते हैं, थोपे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अर्ध अनुबंध कहलाते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसके बाद इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यदि कोई व्यक्ति किसी के यहां पर किराए से रह रहा है, ओके, मान लिया कि राम श्याम के घर पे किराए से रहता है। ओके, अब क्या होता है, श्याम किसी कारण से घर से बाहर है और उसके घर पर कोई भी नहीं है, तो उस कंडीशन में यदि कोई बिजली का बिल पे करना हो, और बिजली का बिल पे करने से क्या होता है कि भाई कि मतलब बिजली का बिल पे करना है उसे, और वहां पर घर पे कोई नहीं है, तो उसने क्या करा, श्याम ने उसके बिल का पे कर दिया। अब पे करने के बाद क्या हुआ, पे करने के बाद जब राम घर पर आया, ठीक है, श्याम घर पर आया, तो राम ने उससे बोला कि भाई मैंने तो आपका बिल पे कर दिया है, आपका बिल पे नहीं करता तो मेरे यहाँ की लाइट भी चली जाती। ओके, तो यहाँ पर श्याम ने क्या कहा, जो मकान मालिक था उसने कहा कि नहीं, मैं 1 रुपए भी आपको नहीं दूंगा। आपने मुझसे पूछा क्या, तब वहां पर क्या हुआ, राम ने उस पर केस कर दिया। केस करने के बाद जो जजमेंट आया, तो कानून ने श्याम को फोर्स किया कि आपको उसका बिल का पे करना ही पड़ेगा राम को। तो यहाँ क्या हुआ, कोई ऑफर करने वाला था क्या, नहीं था। यहाँ कोई एक्सेप्टेंस देने वाला था क्या, नहीं था। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, अब इसके बाद निष्पादित अनुबंध, निष्पादनीय अनुबंध, ये भी आते हैं, परंतु लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, फिर भी बताता हूं। निष्पादित अनुबंध कौन से है, जिसमें दोनों पार्टी ने अपनी अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट कर दिया है, अपने अपने कार्यों को पूरा कर दिया है, कोई भी दायित्व शेष नहीं बचता है, तो वो क्या कहलाएगा, निष्पादित। और निष्पादनीय अनुबंध कौन सा होगा, जिसमें दोनों के दायित्व भी पूरा करना बाकी, तो वो क्या है, निष्पादनीय। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे, द्विपक्षीय अनुबंध। कौन से,
द्विपक्षीय अनुबंध, ऐसे अनुबंध जिसमें दोनों ही पार्टी ने अपने अपने दायित्वों को पूरा करने का तय तो किया है, परंतु भविष्य में जाके उस कार्य को पूरा करेंगे। तो यहां पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? आपका द्विपक्षीय अनुबंध। ओके, नेक्स्ट हमने प्रस्ताव पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रस्ताव के बारे में जान लो। प्रस्ताव 3 तरीके के हो सकते हैं ऑफर, एक एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड, एक स्पेसिफिक। ओके, जो स्पष्ट प्रस्ताव होता है वो किसमें होगा? मैंने पहले बोला था लिखित या मौखिक में। जहां भी स्पष्ट आ जाता है, एक्सप्रेस आ जाता है, रिटन ऑरल की बात कर रहा है। ओके, गर्भित आ जाता है, किसी कार्य आचरण के माध्यम से किया गया हो। विशिष्ट आ जाता है कि भाई कोई ऑफर किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही हो। अभी मानो कि भाई एक एग्जांपल के तौर पर कि राजू हिरानी जो डायरेक्टर है वो केवल आमिर खान को कोई ऑफर करता है पिक्चर, ठीक है? तो यहां पर ऑफर किसको किया? एक स्पेशल पर्सन को। सबको तो नहीं किया कि भाई कोई मेरी मूवी में काम करना चाहता है क्या, नहीं। यहां पर क्या करा उसने? किसी एक स्पेशल पर्सन को अपना ऑफर किया। तो यहां पर क्या हुआ? वो स्पेसिफिक ऑफर हो गया, विशिष्ट ऑफर। अब आगे बढ़ते हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव कौन सा होता है? ये इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं इसे? काउंटर। ओके, तो काउंटर ऑफर क्या होता है? इसमें दो पार्टी है, दोनों पार्टियों ने अपने बीच में ठहराव हो गया, और ठहराव होने के बाद जैसे कि मान लिया कि कोई व्यक्ति है, इसका नाम है विष्णु, उसने किसी अभिषेक या कोई भी व्यक्ति को क्या करा? ऑफर किया। ओके, अब यहां पर ऑफर करने के बाद उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिली, बल्कि उसे क्या मिला? उस ऑफर की शर्तें चेंज कर दी गई, और चेंज करने के बाद उसे एक्सेप्टेंस दी। एक्सेप्टेंस नहीं है, वो वैलिड नहीं है, वो क्या कहलाएगा? स्थानापन्न प्रस्ताव, काउंटर ऑफर हो गया कि भाई मैंने आपको प्रस्ताव किया, आपने मुझे कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्वतंत्र सहमति, फ्री कॉन्सेंट। मैंने अभी पहले भी बताया था, फ्री कॉन्सेंट उसी की वैलिड होगी जो 5 चीजों से प्रभावित ना हो कोई भी पक्ष का: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती। ये 5 चीजों से आप दूर है, दोनों ही पार्टी दूर है, कोई पे दबाव नहीं है कोई कॉन्टेक्ट करने का, तो वो क्या है? सहमति है, और स्वतंत्र सहमति भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्पीड़न, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन होता क्या है? उत्पीड़न क्या होता है? जब एक पार्टी अपनी प्रस्ताव को मनवाने के लिए दूसरी पार्टी को क्या देती है? धमकी देती है, दबाव कर देती है, तो यहां पर क्या कहलाएगा? तो उत्पीड़न कहलाएगा। ओके, दबाव या धमकी में कोई आपने कांटेक्ट किया है, वो किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट अनुचित प्रभाव। कौन सा? अनुचित प्रभाव। काफी बच्चे हैं जो इस अनुचित प्रभाव को समझने में बड़ी मुश्किल उनको पैदा होती है कि अनुचित प्रभाव क्या है। तो बस स्पष्टली ये समझ लो, यहां पर 2 पार्टी होती है। कितनी? 2। उसमें एक व्यक्ति बड़े स्तर, बड़े पद पर है और एक छोटे पर। ओके, तो बड़ा जो ऑफिसर या जो भी है व्यक्ति, उस पर दबाव डाल के कोई काम करवाता है, तो मतलब वो क्या कहलाएगा? अनुचित प्रभाव कहलाएगा। ओके, तो वो अनुचित प्रभाव कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो इसमें एक एग्जांपल, जैसे कोई पुलिस वाला है और कोई कैदी है या कोई अपराधी है, तो पुलिस वाला क्या करेगा? अपराधी से ऊपर स्तर पर पद पे, तो भाई ठीक है, अपराधी है, उसने कोई ना कोई गलती की है, तो यहाँ उसको क्या करना पड़ेगा? हर बात पुलिस वाले की माननी पड़ेगी। अब यहाँ पर पुलिस वाले ने कोई भी केस इस पर लगा दिया या कुछ भी कर दिया, तो ये क्या माना जाएगा? एक तरीके से अनुचित। ओके, नेक्स्ट कपट, फ्रॉड की बात करते हैं। ओके, याद रखना उत्पीड़न का सेक्शन 15, सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, और सेक्शन 15, 16 और 17 में है आपका फ्रॉड, कपट। ओके, कपट का तो मुख्य उद्देश्य क्या है? सामने वाले व्यक्ति को धोखा देना। क्या है? धोखा देना। ओके, आगे बात करते हैं अपन संयोगिक अनुबंध। संयोगिक अनुबंध क्या होता है? ऐसा अनुबंध जो किसी घटना के घटित होने या ना होने पर निर्भर करता है। किस पर? किसी घटना के घटित होने या ना होने पर निर्भर करता है। ऐसे अनुबंध क्या कहलाएंगे? संयोगिक।
ओके, वो घटना घट भी सकती है, नहीं घट सकती है, उस पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, जितना काम उतना दाम। ये क्या होता है कि भाई आपने किसी भी मजदूर को या किसी भी व्यक्ति को क्या कोई कार्य सौंप दिया और सौंपने के बाद आपने किसी अदर थर्ड पार्टी को लिया है कि भाई मैं आपसे काम नहीं कराना चाहते, हम इनसे काम करवाएंगे। ओके, तो वहां पर क्या होगा, वो व्यक्ति क्या कह सकता है कि जितना काम मैंने कर लिया उतना मुझे पैसा मिलना चाहिए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं सही है। साथ में वो अपने रेस्टिट्यूशन की भी डिमांड कर सकता है, अपनी क्षतिपूर्ति की भी मांग कर सकता है। ओके, निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा क्या है, दो पार्टियों ने कोई ठहराव कर लिया, करने के बाद कोई पार्टी ने शर्तों के विरुद्ध कार्य किया तो न्यायालय क्या करेगा, उस पर निषेधाज्ञा लगा देगा, रोक लगा देगा किसी भी चीज को। स्टे बोलते हैं, स्टे लगा दिया किसी चीज पे, काम पे। ओके, हानि रक्षा अनुबंध। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो स्वयं उससे या किसी तीसरे पक्षकार से हो, तो वो क्या कहलाता है, हानि रक्षा अनुबंध। ओके, तो मैं आपको एक बार हानि रक्षा अनुबंध को एग्जांपल के बेस पे समझाना चाहता हूं। उस पे तो इस हानि रक्षा अनुबंध को हम इस एग्जांपल के बेस पे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बैंक है, बैंक का मैनेजर है, कौन है वो, ए, और उसका बैंक का कोई कस्टमर है, बी। अब बी ने क्या करा कि अपने बैंक के लॉकर में कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंस के डॉक्यूमेंट थे या कुछ भी उसने बैंक में जमा करा दिया, लॉकर में रख के आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, लॉकर से रिलेटेड जो भी कागज होते हैं, मतलब जो भी रसीद है, बी पर क्या हो जाती है, खो जाती है, उसके पास नहीं होती है। तो वो क्या करता है, बी ए के पास जाता है और बोलता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो ए ने क्या कहा कि भाई मैं कैसे मान लूं कि आपका ही लॉकर है, ठीक है, मुझे कोई ना कोई प्रूफ चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैनेजर ने बोला कि ठीक है, अपन क्या कर लेते हैं, एक इंडेमनिटी बॉन्ड भर लेते हैं। ओके, इंडेमनिटी बॉन्ड में आपको लिखना पड़ेगा यदि इस माल का कोई थर्ड पार्टी आ जाता है लेने या बोलता है कि वो मेरा माल है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, हानि रक्षा अनुबंध हो गया। तो यहाँ पर बी ने उसको प्रॉमिस किया ए को, या तो मुझसे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हानि होती है, या किसी तीसरे पक्षकार से आपको कोई हानि होती है, तो उसका पेमेंट कौन करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी रेस्टिट्यूशन कौन करेगा, बी करेगा। ओके, तो ये हानि रक्षा अनुबंध होता है। अब बात करते हैं, ये बात स्पष्ट है कि हानि रक्षा अनुबंध में कितनी पार्टी होती है, दो। ओके, दूसरी बात, गारंटी अनुबंध। गारंटी अनुबंध, इसमें पक्षकार कितने होते हैं भाई, इसमें पक्षकार होते हैं तीन पक्षकार होते हैं। कितने, तीन। यहां भी अपन तीन ले लेते हैं, ए बी सी। ओके, ए क्या है, यहां पर ऋणदाता है जो पैसा देता है। ओके, बी यहां पर मूल ऋणी है और सी को मान लेते हैं प्रतिभू, श्योरिटी। ओके, जो गारंटर होता है वो मूल, ऋणी और ऋणदाता। ओके, यहां पर बी ने ए से डिमांड किया कुछ पैसा मुझे उधार चाहिए, उसने बोला, ए ने मना कर दिया स्पष्ट रूप से, एक्सप्रेसली कि भाई नहीं, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। यदि आपको पैसा चाहिए उधार तो आप किसी थर्ड पार्टी की गारंटी लेकर आए। तो बी ने बोला सी को, सी ने इसकी गारंटी देने के लिए अपनी हाँ कर कि ठीक है मैं गारंटी देता हूं। अब यहाँ पर ए को गारंटी किसने दी है, सी ने, और कहा है गारंटी अनुबंध में कि यदि थर्ड पार्टी आपका भुगतान नहीं करेगी पैसों का, तो वो भुगतान कौन करेगा, मैं। ओके, तो यहाँ पर तीन पार्टी होती है गारंटी अनुबंध में, ठीक है, ऋणदाता, मूल ऋणी और प्रतिभू। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें निक्षेप अनुबंध। देखिए निक्षेप अनुबंध, ये बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी दो पार्टी होती है, बेलर, बेली, बेलर और बेली। ओके, अब ये कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, निःशुल्क और सशुल्क। ओके, सबसे पहले निक्षेप अनुबंध होता क्या है, इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी निश्चित समय के लिए
किसी निश्चित उद्देश्य के लिए माल को सौंपता है। ओके, सौंप दिया माल को। अब यहां पर वो व्यक्ति क्या करेगा जिसको माल सौंपा है, जब उसका काम पूरा हो जाए, उद्देश्य पूरा हो जाए, उस माल को वापस रिटर्न पहली वाली पार्टी के पास पहुंचा दूं। तो ये क्या है, निक्षेप अनुबंध है। यदि उनके ठहराव में कंसिडरेशन का कोई चीज नहीं है, जैसे तो वो निःशुल्क होगा, कोई पैसा कोई प्रतिफल नहीं है तो निःशुल्क है वो। यदि कोई काम हम किसी वस्तु को किसी सामने वाली पार्टी को देते हैं और उसके बदले में कुछ समय के लिए देते हैं और पैसा भी दे रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, सशुल्क। निक्षेप कितने तरह, निक्षेप में कौन कौन सी पार्टी होती है, निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता। ठीक है, बेलर और पेली। यहाँ पर निक्षेपी कौन है, जो माल को देगा, किसको, ग्रहीता को, और जो माल प्राप्त करता है वो निक्षेप ग्रहीता। ओके, आगे बात करते हैं गिरवी अनुबंध, इस प्लेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। गिरवी अनुबंध भी थोड़ा सेम निक्षेप जैसा है, इसमें भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माल सौंप रहा है, परंतु क्यों सौंप रहा है ये है मैं तो, जहां पर जैसे राम ने श्याम से 1 लाख रुपए उधार लिए। किसने, राम ने श्याम से 1 लाख रुपए उधार लिए और राम ने सिक्योरिटी के लिए कोई भी अपनी बाइक गिरवी रख दी। तो यहाँ पर ये मत कहना सर ये निक्षेप अनुबंध हो गया, यहाँ भी तो आपने माल सौंपा है किसी को, नहीं, यहाँ माल इसलिए सौंपा है कि जब मैं पैसा चुका दूंगा तो मैं वो माल वापस ले लूंगा। तो गिरवी अनुबंध में कौन कौन सी पार्टी होती है, गिरवी कर्ता जो पैसा उधार ले रहा है और अपने उसके बदले में कोई भी संपत्ति अपनी जो भी है गिरवी रख रहा है, और गिरवी ग्राही कौन है, जो पैसा उधार दे रहा है। तो दोनों पार्टी हो गई इसमें। अब बात करते हैं आगे ग्रहणाधिकार, राइट टू लाइन। भाई ग्रहणाधिकार कौन सा होता है, यदि राम ने पैसा समय पर नहीं चुकाया तो क्या होगा, श्याम क्या करेगा, उसके माल को अधिकार में ले लेगा, उसका अधिकार है उस चीज का। ठीक है, तो ग्रहणाधिकार। अब नेक्स्ट और लास्ट एजेंसी। ओके, एजेंसी ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 182 से 182 से 238 तक के सेक्शन में एजेंसी के सारे प्रोविजन आपको मिलेंगे। एजेंसी की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, एजेंसी के लिए आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ठहराव के माध्यम से एजेंसी स्टार्ट हो जाती है। एजेंसी क्या है, बिटवीन रिलेशनशिप, किसके बीच में, प्रधान और एजेंट के बीच में जो संबंध होता है उसे ये एजेंसी कहते हैं। यहाँ पर प्रधान इंस्ट्रक्शन देता है, एजेंट कार्य करता है। ओके, तो इसके हिसाब से हमने सारी अनुबंध शब्दावली को समझ लिया है एक एक करके। ठीक है, अब इससे ये फायदा होगा आपको कि आगे वाले चैप्टर में, 10वें चैप्टर में आप जब याद करोगे तो काफी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।